कि अगर एजेंसी मदद ना करे, हमारी टीआरसी बनी हो, तो क्या हम तुर्की में कंपनी चेंज कर सकते हैं? वीज़ा स्टिकर होने के बाद टिकट और प्रोटेक्टर वगैरह पर कितना टाइम लगता है? तो मेरे भाई सवाल करें कि आप किस रिक्रूटमेंट एजेंसी से गए हैं और रावलपिंडी में कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी अच्छा काम कर रही है। देखिए, अनातोलिया ऑफिस से कॉल आती है तो वीज़ा कितनी देर बाद लगता है। देखिए, तुर्की में अमूमन तनख्वाहें कितनी होती हैं और उनको तुर्की की वीज़ा रेशो के बारे में मालूमात चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब देखने वाले भाइयों को मैं अपनी इस नई वीडियो में वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको तुर्की के रिलेटेड मालूमात शेयर करने वाला हूँ। वो मालूमात जो कि आपको तुर्की आने के लिए चाहिए होती है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले जो भाई मेरे इस चैनल पर नए हैं वो फौरन से इसको सब्सक्राइब कर लें, आगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत सारे मेरे भाई इस वक्त पाकिस्तान में हैं जिन्होंने तुर्की का वर्क वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, जो माइंड बना रहे हैं तुर्की का वर्क वीज़ा अप्लाई करने में, और उनको तुर्की की वीज़ा रेशो के बारे में मालूमात चाहिए। देखिए, अगर मैं तुर्की की वीज़ा रेशो की मैं बात करूं तो ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट एक बहुत गलत बना हुआ है पाकिस्तानियों का कि तुर्की के बाद वीज़ा की रेशो कैसी है। हम इसको यूरोप के वर्क वीज़ा के साथ कंपेयर करते हैं। वर्क वीज़ा की रेशो यूरोप कंट्रीज़ की देखी जाती है और वो भी विजिट वीज़ा की। वर्क परमिट के वीज़ा रेशो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं इसको आपको इस सादा अल्फाज में बताता हूँ कि देखें, अगर आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी अगर फ़ाइल अच्छी बनी हो, यानी कि उनके रिक्वायरमेंट जो कि चाहिए होती है, आपको मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स रेडी हों, तो आपकी वीज़ा रेशो अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो देखें, वर्क परमिट यूरोप के बहुत नादुर शादुर मिलते हैं। ज़्यादातर सारा स्कैम होता है। एजेंट बस एडवांस पेमेंट लेकर 5-7 महीने उसको पेमेंट को इस्तेमाल करके वापस लोगों को उनकी रिटर्न पेमेंट कर देते हैं। तुर्की वीज़ा की रेशो के बारे में क्यों बोल रहा हूँ कि आप हम लोगों का एक गलत कंसेप्ट बना हुआ है, क्योंकि इसमें एम्बेसी का कोई अमल नहीं होता कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करे। वो आपका 100% वीज़ा लगाती है। उसकी शर्त बस ये होती है कि जिस कंपनी का वर्क परमिट आपके पास है, जिस कंपनी के वर्क परमिट की फ़ाइल आपने अनातोलिया ऑफिस में जमा कराई है, वो कंपनी टैक्स पेड होनी चाहिए। वो आपका रेफरेंस नंबर आने के बाद उसका जो आगे से कानूनी कार्रवाई है उसको मुकम्मल 30 दिन के अंदर करे, क्योंकि 30 दिन के बाद रेफरेंस नंबर एक्सपायर हो जाता है। यानी कि अगर आपका वर्क परमिट एक ऐसी कंपनी का आया जो कि यहाँ फाइलर है, टैक्स पेड है, हुकूमत के निज़ाम है, वो रजिस्टर्ड है, और रेफरेंस नंबर जैसे आपको अनातोलिया ऑफिस से मिलता है, उसके बाद वो रेफरेंस नंबर आप अपने एजेंट के थ्रू अपनी कंपनी को यहाँ तुर्की सेंड करवाते हो, तो उसके बाद आगे का फर्दर मामला जो भी प्रोसीजर होते हैं वो आपकी कंपनी क्लियर कर दे तो आपका वीज़ा 100% लगता है। आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस 0% होते हैं, बिल्कुल ज़ीरो। यानी कि आपका वीज़ा 100% लगेगा अगर आपकी कंपनी जेन्युइन हो। लेकिन अगर आपकी कंपनी जेन्युइन ना हो, आपकी कंपनी 2 नंबर हो, तो आपको वीज़ा लगने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, यानी कि 0 है। वीज़ा सारा डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी है जिसका वर्क परमिट आपके पास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक भाई मेरे ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया हुआ था कि 1 माह अगर मैं पहले टिकट करवा दूं तो मुझे पेमेंट क्या पहले अदा करनी होती है या बाद में? देखो भाई, सादा सी बात, आप प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करें किसी भी फ़्लाइट की जिसकी यार आपने टिकट करवानी है, ठीक है? तो जैसे आप टिकट करवाएंगे, टिकट कंफर्म करते ही उसी वक्त आपने पेमेंट ऑनलाइन पे करनी होती है। उसके बाद ही आपकी टिकट कंफर्म होती है। बाद वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक और मेरे वीडियो के नीचे भाई कमेंट करते हैं कि तुर्की में अमूमन तनख्वाहें कितनी होती हैं। देखिए, तुर्की में जो नॉर्मल तनख्वाह है ना, वो 30,000 चल रही है। जो असगरी उजरत है इनकी ना, वो 30,000 है। तो कुछ कंपनीज अच्छी जो होती हैं वो लेबर तबके की 30,000 तनख्वाह स्टार्ट करते हैं, और जो ट्रेड के लोग होते हैं उनकी 40-35,000 ऐसे इसके करीब 45-50 के भी करीब होती है। लेकिन जो बुरी कंपनी होती है वो 20-18-25 इसके करीब तनख्वाहें आपको देती हैं। सारा डिपेंड यही करता है कि आप जिस कंपनी पर आ रहे हैं, जिस कंपनी के वर्क वीज़ा आपके पास है, वो कंपनी अच्छी है या बुरी है, इसी पर आपकी तनख्वाह का दारोमदार है। एक और मेरे भाई में सवाल कर रहे हैं कि वीज़ा स्टिकर के लिए जब अनातोलिया ऑफिस से कॉल आती है तो वीज़ा कितनी देर बाद लगता है। देखें भाई, अगर आपको अनातोलिया ऑफिस से कॉल आती है तो आप मॉर्निंग अगर फर्स्ट टाइम जाते हैं, ठीक है, दफ्तर ओपन होता है तकरीबन 9 बजे, अगर 9:30 बजे आप अनातोलिया ऑफिस में एंटर हो जाते हैं तो आपको उसी दिन शाम को वीज़ा स्टिकर होकर मिल जाता है। लेकिन अगर आप दोपहर को जाते हैं तो आपको वीज़ा उससे अगले दिन स्टिकर होकर मिलता है, बशर्त ये है कि आपको सैटरडे और संडे छुट्टी वाले दिन ना हो। यानी कि अगर आप जुम्मे को जाएंगे, मॉर्निंग जाएंगे, तो जुम्मे को शाम को ही आपको वीज़ा स्टिकर होकर मिल जाएगा। लेकिन आप जुम्मे को दोपहर को जाएंगे तो फिर आपको मंडे को मॉर्निंग टाइम पहले टाइम आपको वीज़ा स्टिकर होकर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मंडे को मॉर्निंग को जाते हैं तो आपको वीज़ा उसी वक्त शाम को मिल जाएगा स्टिकर होकर। अगर आप मंडे की दोपहर को जाते हैं तो आपको वीज़ा
अगले दिन स्टिकर होकर मिल जाएगा। यानी कि जब अनातोलिया ऑफिस से वीज़ा स्टिकर के लिए कॉल आती है तो उसी दिन या उससे अगले दिन वीज़ा आपको स्टिकर होकर मिल जाता है। इससे आगे वाला लंबा प्रोसेस नहीं होता। यहाँ एक और मेरे भाई पूछ रहे हैं कि वीज़ा स्टिकर होने के बाद टिकट और प्रोटेक्टर वगैरह पर कितना टाइम लगता है। देखें भाई, ये टोटली आपके एजेंट पर डिपेंड करता है। जैसे ही आप अनातोलिया ऑफिस से अपना वीज़ा स्टिकर हुआ उठाते हैं तो उससे अगले दिन ही आप प्रोटेक्टर करवा कर उससे अगले दिन ही आप टिकट करवा सकते हैं। यानी कि इससे आगे आपके 1 हफ्ते की मार है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर भी आप तुर्की एंटर हो सकते हैं, 20 दिनों के भी अंदर हो सकते हैं। वो सब आपके एजेंट पे डिपेंड करता है जिससे आपके तुर्की का वीज़ा प्रोसेस करवा रहे हैं। इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता, 2 दिन का काम होता है। एक दिन में आप प्रोटेक्टर करवा लेते हैं, अगले दिन में आप टिकट वगैरह करवा लेते हैं। जिस दिन की आपकी टिकट हो उसी दिन आप फ्लाई कर सकते हैं। यहाँ अक्सर मसला क्या होता है कि बहुत सारे भाइयों के वीज़ा लगे हुए यानी कि प्रोटेक्टर हुए पाकिस्तान में, वो इंतज़ार करते हैं टिकट का, और टिकट एजेंट अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं। किसी के 2 माह बाद टिकट करवा रहे हैं, किसी के 1 माह बाद टिकट करवा रहे हैं। वो लोगों को थोड़ा तंग करते हैं और फ़ौरन टिकट नहीं करवाते। बहुत कम रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो कि अच्छे जेन्युइन काम कर रही हैं, वो फ़ौरन टिकट करवा कर अपने मामलात क्लियर करके बंदे को फ्लाई करवा देती हैं। यहाँ एक और मेरे भाई सवाल कर रहे हैं कि अगर एजेंसी मदद ना करे, हमारी टीआरसी बनी हो, तो क्या हम तुर्की में कंपनी चेंज कर सकते हैं। लेकिन भाई, अगर आपके पास यानी कि मालूमात है जो कि आपको चाहिए होती है, टीआरसी आपके होने के बावजूद अगर आपने कंपनी चेंज करनी है तो उसका क्या कानूनी तरीका है, अगर वो आपको मालूम है, ठीक है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन अब अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं है तो ज़ाहिर बात में आपको किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी की मदद लेनी होगी। आखिरी कमेंट इस वीडियो में जो कवर मैं करता चलूँ कि एक और मेरे भाई सवाल कर रहे हैं कि आप किस रिक्रूटमेंट एजेंसी से गए हैं और रावलपिंडी में कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी अच्छा काम कर रही है। देखें भाई, अगर आप अपने वीज़ा को प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप सिंपल गूगल पर जाकर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट को ओपन कर लें और उधर जो भी रिक्रूटमेंट जिसके फीडबैक अच्छा हुआ आप उससे अपने वीज़ा को प्रोसेस करवाएं। उसमें आपको सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी मिल जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने भाई के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट किए, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।